अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी जनाब, सवाल स्प्रिंग 17 और स्प्रिंग 18। स्प्रिंग 18 में मसला है, बताइए। चलिए पहले स्प्रिंग 17 पूछता हूँ। स्प्रिंग 17 में एक मसला ये होता है नॉर्मली कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये रिडीमेबल हैं कि इररिडीमेबल हैं। हाँ जी, वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट वाली बात ही नहीं है, साफ नजर आ रहा है। कैसे? हाँ जी, कैसे ये इररिडीमेबल है? स्प्रिंग 17। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट वाली बात नहीं है, सवाल में नजर आ रहा है। सवाल नहीं मिल रहा कि इररिडीमेबल नहीं मिल रहा। शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्राइज ऑफ, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्राइज्ड ऑफ। तो इक्विटी में कौन से प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं? इररिडीमेबल वाले आते हैं, इसलिए ये इररिडीमेबल है। बाय डिफॉल्ट का मसला नहीं है, इक्विटी की बात हो रही है तो इसलिए ये इररिडीमेबल है। अच्छा, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला कि जब हमने 2 ईपीएस निकालनी है तो इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से माइनस करना है? कंटिन्यूइंग वाले में से। वो बंद हुई फैक्ट्री का तो उससे ताल्लुक नहीं है, तो वो कंटिन्यूइंग वाले में से लेस करना था। ये दो बातें मैंने बतानी थी और आपने जो पूछना पूछे। बंद हुई फैक्ट्री के शेयर नहीं होते ना, शेयर तो कंपनी के होते हैं। शेयर्स कंपनी के हैं। एक कंपनी है एचडीएल, एचडी लिमिटेड। अब उसकी 10 फैक्ट्री हैं कि 20 फैक्ट्री हैं, क्या फर्क पड़ता है? शेयर्स तो कंपनी के हैं। अरे वो तो ये जो कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड है, ये मैंने सोसी के सवाल में भी एक दफा किया था कि पेड या डिक्लेयर्ड। तो ये डिक्लेयर्ड है, अनाउंस एंड डिक्लेयर्ड। अगर आप इसको सेलिंग कर रहे हैं, वो जो मैंने अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट कहा था, वो राइट शेयर की बात थी कि हमने किस दिन की प्राइस लेनी है। तो वो यहां पर इस सवाल में राइट इशू में एंटाइटलमेंट डेट और अनाउंसमेंट डेट दोनों बताएंगे, तो हमने एंटाइटलमेंट डेट लेनी है। स्प्रिंग 17 में और किसी का कोई सवाल? बेसिक ईपीएस डन ना? स्प्रिंग 18 में बेटे क्या मसला है? देखो मसला तो बताओ ना। अच्छा ठीक है, स्प्रिंग 18 में किसी का कोई सवाल? बेसिक ईपीएस की हेडिंग दी थी मैंने, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस समझने से पहले एक डेफिनेशन लिख ले, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स देखें अंग्रेजी। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये एफआर 2 में पढ़ेंगे आप। आप बस इतना याद रख लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दफा करें, कॉन्ट्रैक्ट एक वादा है, कॉन्ट्रैक्ट वादा है दैट मे एंटाइटल इट्स होल्डर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। और इसकी मिसाल होती है कन्वर्टिबल्स और ऑप्शंस। ये ऑप्शंस और वर्ड वारंट्स भी हो सकते हैं। वारंट गिरफ्तारी के नहीं, ये शेयर वारंट्स होते हैं। कन्वर्टिबल्स, ऑप्शंस, वारंट्स। तो ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की डेफिनेशन लिख लें, फिर समझाता हूं कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है।
कितना लिखा? ये जो कन्वर्टेबल और ऑप्शंस हैं, ये भी मिसाल से बताता हूं ये होते क्या हैं। सवालों के लिहाज से आपके लेवल पे दो कन्वर्टेबल हो सकते हैं, या तो होंगे ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या होंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स ना एक मिसाल है, वर्ड डिवेंचर्स की जगह बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो आपके लेवल पे दो चीजें, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड हैं। नाम से कोई समझ आ रहा है कन्वर्टेबल? अच्छा चलें, कन्वर्टेबल का वर्ड छोड़ते हैं। एक कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हुए हैं, तो लोगों से पैसा लिया हुआ है, और ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि वापस करना है। कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेबल हो सकते हैं। अब ये किसकी मर्जी पे हो सकते हैं? तो एडवांस लेवल पे तो ये I-32 C5 में पढ़ेंगे, लेकिन आपके लेवल पे ये लेंडर की मर्जी पे। लेंडर कौन? जिसने कंपनी को पैसे दिए हुए, उसकी मर्जी है कि चाहे वो एंड पे पैसे वापस ले ले, चाहे तो उसके बदले शेयर्स ले ले। कितने शेयर्स? मुट्ठी में जितने आ गए? नहीं, वर्थ नहीं। हाँ, एग्रीमेंट में लिखा होगा इतने शेयर्स। जो लोन लेने देने का एग्रीमेंट था उसमें लिखा होगा कि एंड पे इतने शेयर्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, lender has an option to receive cash at redemption और लेंडर के पास ऑप्शन होती है कि रिडेम्पशन पे चाहे तो पैसे वापस ले ले, या फिर इसी से आगे लिख रहा हूं, बल्कि रिसीव एग्रीड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इन्वेस्टर की मर्जी होती है, इन्वेस्टर के पास राइट है कि जब एंड आएगा तो चाहे तो ये अपना पैसा वापस ले ले, और चाहे तो उसके बदले शेयर्स ले ले। कितने शेयर्स? ये एग्रीमेंट में लिखा होगा। अच्छा, FAR 1 में नहीं है, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये लेंडर क्या करेगा तब? कैश लेगा कि शेयर लेगा? क्या देखेगा? इधर उधर देखेगा, वो देख तो नहीं रहा। जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा, अगर उसको कैश वापस मिल रहा है 100 और जो शेयर ले रहा है वो 150 के हैं, तो शेयर ले लेगा। या अगर वो वाकई ओनर ही बनना चाह रहा है तो शेयर ले लेगा। लेकिन FAR 1 में ये डिसीजन नहीं है। FAR 1 में इतना है कि कन्वर्टेबल होते क्या है। ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस या वॉरेंट्स। ये CFAP में आएगा कि ये एक कागज का टुकड़ा दिया किसको और क्यों जा रहा है। FAR 1 में बस इतना काफी है कि किसी के पास एक कागज है हमारा लिखा हुआ। दोबारा, हाँ, बल्कि आपने शायद कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो कि कभी ना किसी जगह से कोई चीज खरीदें तो एक डिस्काउंट कूपन या डिस्काउंट वाउचर मिलता है कि फलानी चीज खरीदेंगे तो एक कागज दिखाना तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा पता है? ऐसा देखा? तो फिर ठीक है। तो कंपनी ने किसी को क्यों की वजह हो सकती है जो CFAP लेवल पे है। चले एक मिसाल दे देता हूं। कंपनी ने किसी से गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी खरीदने के पैसे थोड़े से कम दिए और साथ पर्ची पे वादा लिख के दे दिया कि 6 महीने के बाद अगर आप चाहें तो हमारे पास आना, ये पर्ची दिखाना, हम आपको 500 शेयर इशू कर देंगे, 30 रुपए का एक। अब ये जो हमने पर्ची पे उसको वादा लिख कर दे दिया, इस पे क्या तय कर लिया? कितने शेयर्स, किस प्राइस पे, कब, ये तय कर दिया। अब अगर वो 6 महीने बाद आ जाए तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमने तो मजाक किया था। हमने वादा कर लिया हुआ है, उसकी मर्जी है वो आए। वो कैसे फैसला करेगा बंदा के 6 महीने बाद हमसे आके 30 रुपए का शेयर ले? अगर वो ही शेयर मार्केट में 50-60 रुपए का मिल रहा है तो फिर हमसे 30 रुपए का ले लेगा, और अगर नहीं, मार्केट में 15-20 रुपए का रोल रहा है तो पर्ची फाड़ के फेंक देगा। तो ये पर्ची हमने किसी को लिख के क्यों दी थी? एक मिसाल मैंने दी है कि उसे गाड़ी खरीदी थी, और भी रीजन हो सकती हैं। इस टॉपिक की हद तक बस इतना रेलेवेंट है कि कंपनी किसी को पर्ची लिख के वादा कर चुकी हुई है, वो वादा शेयर ऑप्शन है। ये एक प्रॉमिस है टू इशू शेयर एट एन एग्रीड डेट एट एन
एग्रीड प्राइस। ये जो एग्रीड प्राइस है ना, इसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, एक ही बात है। कंपनी का प्रॉमिस है टू इशू शेयर एट एन एग्रीड डेट एट एन एग्रीड प्राइस टू ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर कौन होगा? जिसके पास वो पर्ची है, जिसको वो पर्ची हमने दी हुई है, उससे हमने वादा किया हुआ है कि फलाने दिन शेयर इतने रुपए का तुम्हें देंगे। हमारी तरफ से वो वादा है, ऑप्शन होल्डर की मर्जी है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है, उसके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमने उससे वादा कर लिया, अब उसको ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं कि उसकी मर्जी है, वो चाहे तो हमसे शेयर ले ले, चाहे रहने दे, इसलिए ऑप्शन कह रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये प्रॉमिस है। कैश का प्रॉमिस किस बात का? क्यों किया होगा ऐसा? अच्छा, वैसी कुछ चीज उधार करके कह रहे हैं हम नहीं, कैश की अमाउंट का शेयर से कोई लिंक है या नहीं? नहीं नहीं, फिर तो हम तो शेयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये शेयर्स की बात हो रही है, शेयर इशू करने की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन होल्डर अगर हमसे शेयर लेने आ जाता है तो उसके पास ऑप्शन थी जो वो एक्सरसाइज करने आ गया, तो इसलिए उस प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। हाँ, उसका हक है, हम उसको वादा कर चुके हैं। हाँ जी, इतना लिखा। अच्छा, अब ना आपको मैं कहानी बता रहा हूँ डायल्यूटेड ईपीएस की। वो कहानी, वो कॉन्सेप्ट लिख लेंगे तो अच्छा है। अगर उर्दू में बोलूंगा, आपने जैसे जिस जबान में लिखना है लिख लेना, इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, उर्दू है, वो कैसे लिखते हैं? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट बताने लगा, तो कहानी सुन के ना लिख जरूर लेना, इसका कॉन्सेप्ट है और समझने में आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए कह रहा हूं अपने अल्फाज में लिख लें। पहले पूरी बात सुन लेना, अभी अल्फाज पकड़ पकड़ के लिखना शुरू कर देना। ये इसकी बात करते हैं। इन लोगों ने हमें पैसे पहले दे दिए थे, लोन दिया था, और अगर कल को हम इन लोगों को इनके कहने पे पैसे वापस करने की बजाय शेयर्स दे दें, तो अब हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और पैसा आएगा बिजनेस के पास? नहीं। तो प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। ईपीएस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? है जनरली कम हो जाएगी, बढ़ भी सकती है, वो सवालों में आएंगे तो पता लगेगा। जनरली कम हो जाएगी, बढ़ सकती है, लेकिन है करेंगे ना, करेंगे सवाल इसके, बढ़ सकती है लेकिन अभी समझाने के लिए हाँ कम हो जाएगी। तो वो जो कम हो जाएगी तो क्या वो बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी? नहीं, वो पैसे बिजनेस के पास पहले ही थे, उनको वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो ईपीएस गिर जाएगी क्योंकि और शेयर इशू करने पड़ जाएंगे। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी आईएएस ने क्यों कहा कि डाइल्यूटेड ईपीएस भी दुनिया वालों को बताएं। बेसिक ईपीएस मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कुछ एक्सपर्ट्स इसको यूज कर रहे होते हैं शेयर की वैल्यू निकालने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए आईएएस लिखा है इसको कैलकुलेट करने के ऊपर। डाइल्यूटेड ईपीएस की कहानी सुना रहा हूं। कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी हुई है, फंस गई है, अगर वो वादे पूरे हो जाते और उनकी वजह से कंपनी को शेयर इशू करने पड़ जाते तो ईपीएस गिर जाती। गिर के कितनी हो जाती, उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कह रहे हैं। फिर से अभी ना लिखना, पहले पूरी तरह लग जाए आपको, बात समझ आइए फिर लिखना। बेसिक ईपीएस हो गई कैलकुलेट। बेसिक ईपीएस एक्चुअल चीज है, जितने शेयर्स असल में इशू हुए, हाँ उनमें वो एडजस्टमेंट्स डाली है, टाइम की एडजस्टमेंट डाली है, बोनस इशू वगैरह डाला है, लेकिन है वो असल कि कितने शेयर इशू हुए, प्रॉफिट कमाया, ये एक्चुअल गुजरे हुए पीरियड की एक फिगर है। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर मगर हो रहा है, अगर मगर ये हो रहा है कि हम कुछ ऐसे वादे कर बैठे हैं। इस जुमले को मैं थोड़ा सा चेंज भी करूंगा, अगर आपको ये समझ आएगा तो मैं चेंज करूंगा, वो जो चेंज करूंगा वो लिखना। कंपनी कुछ ऐसे वादे कर बैठी है, उन वादों की वजह से शेयर इशू करने पड़ जाएं। अगर वाकई शेयर इशू करने पड़ जाते तो ईपीएस गिर जाती, तो गिर के कितनी हो जाती उसको हम डाइल्यूटेड ईपीएस कह रहे हैं। फिर से बेसिक ईपीएस सब एक्चुअल है, जो एक्चुअली हुआ, जितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, जितने एक्चुअल शेयर इशू हुए, वो बेसिक ईपीएस निकल आया कि पर शेयर बिजनेस ने कितना कमाया। डाइल्यूटेड ईपीएस इसलिए निकालनी पड़ रही है कि बिजनेस ने कुछ ऐसे वादे किए हुए हैं, जिन वादों के नतीजे में कंपनी को शेयर इशू करने पड़ेंगे, पैसे नहीं आएंगे, या तो आएंगे ही नहीं, या जितने आने थे उससे कम आएंगे। तो कंपनी ऐसे वादे करके फंस चुकी हुई है कि शेयर इशू करने पड़ेंगे,
या तो पैसे नहीं आएंगे या कम आएंगे, तो उससे ईपीएस गिर जाएगी। यहां तक बात समझ आई? फिर बोल रहा हूं, कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी है जिनके पूरा करने पे शेयर इशू करने पड़ेंगे, या तो बगैर पैसों के या जितने आने चाहिए उससे कम पैसों पे, इससे ईपीएस गिर जाएगी। यहां तक पक्की बात है, समझ आ रहा है जुमला? कि कंपनी को ऐसे वादे कर चुकी है जिनकी वजह से शेयर इशू करने पड़ेंगे, और या तो बगैर पैसों के या जितने होने चाहिए उससे कम पैसों पे, तो उससे ईपीएस गिर जाएगी। इतना जुमला समझ आ गया? अब मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट करने लगा हूं। डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली जा रही है अगर फॉर द ईयर, चाहे वो ईयर एंड तक भी मौजूद है, चाहे ईयर के दौरान थे अब नहीं है, अगर फॉर द ईयर कंपनी के ऐसे वादे मौजूद रहे हैं, ऐसे वादे मौजूद रहे हैं जिनके अगर पूरा हो जाते तो शेयर इशू करने पड़ जाते और ईपीएस गिर जाती, तो गिर के वो कितनी हो जाती? वो डाइल्यूटेड ईपीएस है। लंबी होगी बात, लंबी होगी ना, ऊपर से गई। $2025 हम यहां खड़े हैं और बेसिक ईपीएस निकाल चुके। बेसिक ईपीएस गुजरे हुए पीरियड की फिगर है कि आने वाले की? गुजरे हुए पीरियड की ना, ये पास्ट फिगर है कि जो इस साल में हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेटेड है सब। एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया, शेयर कितने इशू हुए। जब मैं आपको डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो मैं फ्यूचर की जबान में बता रहा हूं, लेकिन जो फिगर कैलकुलेट होगी वो पास्ट की जबान में कैलकुलेट होगी। ये दोनों में फर्क है। पहले मैं आपको डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं फ्यूचर टेंस में। कंपनी ऐसे वादे कर चुकी हुई है जिसके बदले कल को शेयर इशू हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे या थोड़े आएंगे, तो ईपीएस गिर जाएगी। ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। ईपीएस क्यों गिर जाएगी? क्योंकि हम वादे कर चुके हुए हैं, हम फंस गए हैं वादे करके, हम एक जगह काम फंसा बैठे हैं और उसकी वजह से कल को ईपीएस गिर जाएगी। ये है बस कॉन्सेप्ट। अब फॉर द ईयर की कोई कैलकुलेशन भी तो करनी है ना, तो वो कैलकुलेशन करनी जो है वो 25 की करनी है कि 26-27 की करनी है? तो अब जब 25 की कैलकुलेशन करनी है तो अब मैं इसमें पास्ट टेंस लगाने लगा, अगर के साथ। 2025 के दौरान अगर ये वादे मौजूद रहे तो डाइल्यूटेड ईपीएस की फिगर कैसे कैलकुलेट होगी कि वो जो वादे मौजूद रहे अगर वो 25 में ही पूरे हो जाते और शेयर इशू करने पड़ जाते तो ईपीएस गिर जाती, और गिर के कितनी हो जाती? वो डाइल्यूटेड ईपीएस है। पूरे नहीं हुए या बेशक हो भी गए होंगे, लेकिन अगर पूरे नहीं भी हुए तो हम डाइल्यूटेड ईपीएस इसी सेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं कि 25 में जितने वादे मौजूद रहे, चाहे वो पूरे हुए हैं या अभी तक पेंडिंग है, हो सकता है हो गए हों, यानी सवालों में जब आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि 2025 के एंड पे वादे पूरे हो गए, हो सकता है दरमियान में कहीं हो गए। अगर दरमियान में भी कहीं हुए तो इस दौरान तो वो वादा ही मौजूद था ना। तो डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन ये बता रही होगी कि इस दौरान, इस 10 महीने के दौरान कुछ वादे मौजूद थे, अगर वो तभी पूरे हो जाते तो ईपीएस गिर जाती, और गिर के कितनी होती? वो डाइल्यूटेड ईपीएस है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखें, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? FR1 के लेवल की बात तो नहीं है, लेकिन शेयर्स की वैल्यू निकालने में फायदा हो रहा है। तो अब एक बंदा देखता है इस कंपनी ने 25 रुपए पर शेयर कमाया, बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसको साथ ही कंपनी बताती है कि डाइल्यूटेड ईपीएस 15 है। यानी हम कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे हुए हैं, तैयार है ना आइंदा के लिए, जो आपको अभी कंपनी की तारीफें लग रही हैं, हम कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे हुए हैं कि कल को ये गिर जानी है। तो अब डरा तो हम उसको फ्यूचर से ही रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए कोई तो डाटा चाहिए ना, तो वो डाटा चूंकि पास्ट है इसलिए पास्ट टेंस में कैलकुलेट हो रही है। तो डाइल्यूटेड का मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है वो फ्यूचर है, तभी तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कह रहे हैं उसको। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है कि हम कुछ ऐसे वादे कर चुके हुए हैं जिसके बदले कल को शेयर इशू करने पड़ जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे या थोड़े आएंगे और ईपीएस गिर जाएगी। ये बस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है? वो ऐसे किया जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस ईयर ऐसे वादे मौजूद रहे, अगर वो पूरे हो जाते, शेयर इशू करने पड़ते, ईपीएस गिर जाती, तो गिर के कितनी होती? वो डाइल्यूटेड ईपीएस। अब ये वीडियो रोक के बार बार चला के फिर रोक के फिर चला के फिर ये लिख लेना जैसे नहीं लिखा जा रहा। अभी आप लोग तो लिख लें, जो लेक्चर देख रहे होंगे बार बार चला लेना।
जी हाँ ऑर्डिनरी ना, पहले वो ओनर नहीं थे ना, ओनर बन जाएंगे। हाँ जी लिख ली कहानी। डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन मैं आपको ना दो स्टेप्स नहीं दो केसेस बना के करा रहा हूं एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवालों के लिए पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स तीन तरह के सिखाऊंगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और ऑप्शंस, ये तीन हैं। तो डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कैसे करनी है ये मैं आपको सवाल के एतबार से दो केसेस बना के बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस। If only one type of अगर साल में इन तीन में से सिर्फ एक टाइप मौजूद रही है और अगर मल्टीपल टाइप्स मौजूद रही हैं, केस वन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डायल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला बना के दे रहा हूं और केस वन क्या है कि इन तीन में से कोई एक ही था बस, या वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था या कन्वर्टेबल बॉन्ड था या ऑप्शन, तीन में से कोई एक टाइप की चीज थी। तो डायल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू आपने सुना होगा अक्लमंद को इशारा करती है, सुना? तो ये मैंने आपको इशारा किया है, क्या समझे इससे? जो बेसिक ईपीएस में अब तक कर चुके वो है, उसके बाद कुछ और प्लस माइनस करने लगा हूं मैं इसमें। यानी जो बेसिक ईपीएस निकाला हुआ है वो सब कुछ वैसे ही यूज करना है। बेसिक ईपीएस के फार्मूले में जो न्यूमरेटर में लिखा था वो, जो डिनोमिनेटर में लिखा था वो, जो अब तक मेहनत कर चुके हैं ये वही मेहनत है, इसमें मजीद कुछ होने लगा। यहां पर कुछ प्लस होगा, यहां पर कुछ प्लस होगा। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल वाले वादा ड्यूरिंग द ईयर पूरा हो जाता तो डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ता? मजीद ऑर्डिनरी शेयर इशू हो जाते, तो वो जो मजीद ऑर्डिनरी शेयर इशू हो जाते वो यहां लिखेंगे। अब ये मैं अंग्रेजी मतलब मैं अपनी अंग्रेजी आपको समझाने के लिए जो भी संभल के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पहले एक बार देख लेना, अगर बात समझ आई तो ठीक है, नहीं तो आपके मशवरे से उसमें वर्ड दो चार ऐड भी कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी shares that would
हैव बीन कन्वर्टेड इनटू, समझ आ रही हूँ? यानी इंग्लिश सही है मेरी, है मैं समझा पाता हूँ अपनी बात। वो नंबर, उतने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जिनमें कन्वर्ट हो जाते, कन्वर्टेड इनटू, जिनमें कन्वर्ट हो जाते। नहीं बनी बात? नहीं, हैव बीन नहीं, अगर वो हैव बीन होते तो वो इसके अंदर आ गए हुए हैं। देखें, अगर असल में शेयर इशू हो गए हैं असल में, तो वो इसके अंदर हो गए हैं कवर। अभी इसका सवाल कराऊंगा ना तो इसमें आ जाएंगे वो। ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो अगर इशू होते तो कितने होते, ये वो हैं। अगर आपको इसका मतलब समझ आ रहा है, बस कच्चा कच्चा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सवालों से हो जाएगा वो। अगर बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आ रहा तो कोई इंप्रूव कर लेता हूं इंग्लिश, है? हाँ, अच्छा, इस अंग्रेजी का मतलब क्या समझ आ रहा है? यानी प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते तो बदले में जितने ऑर्डिनरी शेयर्स मिलते, ये मतलब समझ आ रहा है? हाँ, यही लिखने की कोशिश की है। और इधर जो शेयर्स थे उनमें महीने प्रोपोर्शन किए हुए थे ना, तो इसमें भी करने हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वर्किंग कर ली, अलग है वो, सिर्फ इस फार्मूले में करना है। ये जो काली काली मैं फिगर लिख रहा हूं ये उस टेबल में, इसलिए तो मैंने कहा है कि बेसिक ईपीएस में जो करना था वो कर लिया, वो वर्किंग टेबल क्लोज, बस उसमें कोई और लाइन नहीं लिखनी है। जो बेसिक ईपीएस की फिगर निकाला करते थे उन्हीं में कुछ प्लस होना है, टेबल में नहीं आना, इस फार्मूले के अंदर आना। अच्छा, अगर ये शेयर इशू हो जाते तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाते, न्यूमरेटर में कोई फर्क पड़ता? हाँ, तो कोई फर्क पड़ता? मैंने क्या पूछा? किसमें? मैंने ये बोला ना, हाँ, मैंने पूछा न्यूमरेटर में कोई फर्क पड़ता? मैंने पूछा ये नहीं कहा प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ता, मैंने कहा न्यूमरेटर में कोई फर्क पड़ता क्या? हाँ जी, क्या? हमने न्यूमरेटर में पैट में से माइनस किया हुआ था प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर वो यही वाले हैं जिनका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया हुआ था, अगर वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते तो फिर वो प्रेफरेंस डिविडेंड जाता ना जाता, लेकिन अभी माइनस हुआ है, वो ऐड बैक कर देंगे। किस डेट पे इशू करेंगे? या अच्छा, मैं सवाल कराता हूँ ना, फिर पूछिएगा, हो सकता है आपको उसमें आंसर हो जाए। उन शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड जो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते, और यहां पर भी यही लाल वाला इन्वर्ट कर। अरे वो प्लस लिखा था, अभी आपने कहा था तो मैं मिटा दिया था, फिर वो प्लस है, प्लस। अच्छा, अब ये n कितना रखना है ये आपको मैं बता देता हूं, आप अपनी जबान में लिख लेना, ये n कितना रखना है। इस साल में जितने महीने ये वादा मौजूद रहा है, जितने महीने ये वादा मौजूद रहा है, चाहे पूरा साल मौजूद रहा है चाहे 4 महीने मौजूद रहा है, साल में जितने महीने ये वादा, मतलब वादा मौजूद रहा है, ये वो महीने। अच्छा, इसको थोड़ा और पक्का समझ लें। अगर हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पुराने कभी इशू किए हुए थे और 4 महीने गुजरने के बाद असल में कन्वर्ट हो गए, तो एन में क्या लिखूंगा? 4 क्या 8, जितना अरसा वो एज वादा मौजूद रहा। अच्छा, इसी तरह यहां कहीं इशू किए हुए थे और पता नहीं कब तक ये कन्वर्ट होते हैं, पता नहीं, पूरा साल बस वादा ही मौजूद रहा, तो 12। और अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू ही यहां किए हैं, कन्वर्ट तो बहुत दूर की बात है, प्रेफरेंस शेयर ही यहां इशू किए हैं और वो अभी तक वादा है और पता नहीं कितने साल तक वो वादा रहेगा, और इसके बाद 3 महीने गुजरे, तो 3 महीने, यानी हम जिस साल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल के दौरान ये कितने महीने एज वादा मौजूद रहा है, ये वो महीने। अब ये एन अपने आप को समझाएं, और ये जो मैंने 3 मिसालें दी हैं ये भी लिख लेना, ताकि बाद में खुद समझ पाए कि क्या समझाया था अपने आप को।
वो सायरन थोड़ी एसी से देख रहा हूँ मैं देख रहा था एसी एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देख रहा। शुक्रिया बताने के लिए। एन लिखा, चले फिर सवाल लिखे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 75 मिलियन 75 मिलियन। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस। अच्छा, असल एग्जाम क्वेश्चन में बेसिक ईपीएस भी पूछा होगा, डायलूटेड भी पूछा होगा, तो बेसिक वाली मेहनत भी हो रही होगी, लेकिन मैं अभी आपको डायलूटेड सिखाने के लिए वो फिगर बता रहा हूं। तो वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस 15 मिलियन, ये 15 मिलियन वो टेबल से निकल आए। कंपनी हैज एन इशू, कंपनी हैज एन इशू 3 मिलियन convertible preference shares, 3 million convertible preference shares where each preference share is convertible into 2 ordinary shares. Each preference share is convertible into 2 ordinary shares. Face value of preference share ₹100 ईच है, और प्रेफरेंस डिविडेंड बल्कि 100 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगी, 10 एक जीरो काट दें, ₹10। अभी पहले सवाल के लिए ज्यादा हो जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड 6% है, 6%। अच्छा, और मैंने कुछ नहीं बताया कि ये प्रेफरेंस शेयर इशू कब किए थे, कन्वर्ट हुए भी हैं कि नहीं है, कब कन्वर्ट होंगे, तो पूरे 12 महीने ये वादा मौजूद रहा है। डाइल्यूटेड ईपीएस रिक्वायर्ड है आपसे, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर दें।
जी जनाब, ये कितना 70। अच्छा, अभी पहला पहला सवाल है तो आप ऐसा करें, ये जो मैंने नेट प्रॉफिट बोला है आपके न्यूमरेटर ऑफ बेसिक ईपीएस, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, न्यूमरेटर ऑफ बेसिक ईपीएस है, न्यूमरेटर ऑफ बेसिक ईपीएस। चलें अब इसमें क्या प्लस करूं, कैसे? 30 मिलियन के शेयर्स हो गए और उस पर 6%, तो अरे 3 मिलियन 10 रुपए का एक, तो 30 मिलियन के शेयर्स 6%, 1.8, 15 प्लस। अगर ये 3 मिलियन शेयर्स कन्वर्ट हो जाते तो कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होते? 6 में, 3.66 जी कन्वर्ट हुए हैं, हो गए हैं। ये शेयर्स कब है? रुपये है ना, रुपए हैं। हाँ तो जी कैसे? 3 मिलियन शेयर्स बताए तो हैं मैंने, उनको मजीद क्या डिवाइड करना है? 3 मिलियन क्या है? शेयर्स हैं, तो उस पर क्यों डिविडेंड की परसेंटेज लगाइए? प्रेफरेंस शेयर मालूम क्या किया? 3 मिलियन है ना, उसमें क्या मालूम करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड के शेयर्स क्या होते हैं? क्या किया बताओ? नहीं, प्रेफरेंस के साथ क्या शुरू किया? वो क्या है? 1.8 कैसे निकला वो बताओ? 6%, फिर अच्छा, फिर ये 1.8 मिलियन रुपए आ गए। अच्छा, अब आप बोलेगा वो 0.36 क्या है? 3 मिलियन क्या है? शेयर्स, फिर 6% से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना दे रहे हैं? क्या आंसर आया? 0.18 क्या रुपए? इनमें से रुपए कौन से? कैसी बातें कर रहा है यार? ये प्रेफरेंस डिविडेंड आया, इस 10 को उधर पीछे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करना इसकी सेंस नहीं बनती। ये टोटल प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू हो गई, इस पे 6% लगा। डिविडेंड की परसेंटेज शेयर्स पे नहीं, अमाउंट पे लगनी है ना। ये डिविडेंड की अमाउंट आ गई। अब प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3 मिलियन, एक प्रेफरेंस के बदले 2 ऑर्डिनरी मिलेंगे। चलिए हम महीना डालते हैं, ठीक है सवाल जी। हाँ हुआ था, हुआ था, तो फिर माइनस करते। मैंने इसकी वो वर्डिंग कटवा दी थी क्योंकि मैंने सवाल में ये बताया नहीं ना कि ये रिडीमेबल थे कि रिडीमेबल थे। और लिखें सवाल, अब महीने डालता हूं उसमें। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर 2024, नेट प्रॉफिट फॉर 2024 50 मिलियन, 50 मिलियन। डिनोमिनेटर ऑफ बेसिक ईपीएस, डिनोमिनेटर ऑफ बेसिक ईपीएस 12 मिलियन। शेयर्स on 1st August 24, on 1st August 24 company issued uh, 3 million preference shares, 3 million preference shares having face value of 50 रुपए each, rupees 50 each, at a dividend of 10%, at a dividend of 10%, 10% डिविडेंड रेट के साथ हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए। ईच प्रेफरेंस शेयर is redeemable, each preference share is redeemable at par, redeemable का मतलब होता है कैश वापस मिलेगा, redeemable at par और convertible into
चलें ठीक है, 3 ordinary shares after 5 years. आपसे रिक्वायर्ड है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस 2024 की। जी जनाब, बेसिक ईपीएस 50/12, ये इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं माइनस करना, रिडीमेबल है इसलिए नहीं करना। अगर इररिडीमेबल कन्वर्टेबल होते तो माइनस करते, रिडीमेबल कन्वर्टेबल थे इसलिए माइनस हो चुका हुआ है। 4.17 डाइल्यूटेड 50 मिलियन और 12 मिलियन तो आएगा। 3 मिलियन शेयर्स हैं और हर शेयर 3 में कन्वर्ट हो जाता तो 9 मिलियन इनटू 5/12, और इन 3 मिलियन शेयर्स पर जो कि 50 रुपए का एक है तो 150 मिलियन रुपए हो गए, उसका 10% और फिर 5 महीने जी 3.57। अच्छा, ये सामने ही फिगर्स हैं, सिर्फ एक फिगर बदल के ना 50 अच्छा, यही सवाल है, सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं, यानी अगला सवाल लिखें, सेम डाटा है प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर, यानी बाकी सब वही है, 3 की जगह 1 है? सवाल लिख लेना, ज़बानी ना सुने, लिख लें, सारा वही सवाल है, सिर्फ वो जो एक प्रेफरेंस ने 3 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होना था, अब मैं कह रहा हूं कि 1 के बदले 1 होगा। रिक्वायरमेंट भी सेम है, मुझसे रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट भी सेम है, सिर्फ मैंने सवाल में बदला क्या है कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले एक ऑर्डिनरी शेयर। अब ये उसका सॉल्यूशन करने लगा हूं मैं। बेसिक ईपीएस तो यही है,
इधर क्या फर्क करूं, यहां आ जाएगा 3, 1 के बदले 1 है ना भाई, 3 ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या बना 4.25। यहां तक एतराज। अच्छा, अब रूल ये याद रख लें कि सवाल में आपने कैलकुलेशन की बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर अगर बेसिक से ज्यादा आ गया तो डाइल्यूटेड ईपीएस तो हम निकाल ही लोगों को डराने के लिए रहे थे, वो तो डर ही नहीं रहे। तो चूंकि मकसद ही डराना था तो आंसर निकल आया बेशक 4.25, लेकिन आप एंड आंसर ये लिखेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 4.17, यानी ये। तो अब रूल ये बना लें, अपने पास लिख लें कि सवाल सॉल्व किया, डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर कैलकुलेट होके जो आया, अगर वो बेसिक ईपीएस जिससे ज्यादा आ गया तो उस आंसर को इग्नोर करें और बेसिक वाले आंसर को ही डाइल्यूटेड कह के लिख दें। हैं? क्यों? क्योंकि डाइल्यूट था ना, डाइल्यूट, इसका नाम डाइल्यूटेड ईपीएस है। एक तेजाब है, उसको डाइल्यूट करना है तो वो और तेज हो जाएगा, हल्का होना चाहिए ना, तो ये तो हल्का नहीं तो और तेज हो रहा है। देखिए इसका मतलब है डाइल्यूटेड ईपीएस, कि ईपीएस डाइल्यूट हो रही है, कम हो रही है। तो अगर हमारा फार्मूला आंसर बढ़ा रहा है तो फिर इसको हम डाइल्यूटेड नहीं कह सकेंगे, यानी मैक्सिमम ये कह सकते हैं डाइल्यूट नहीं हो रही, तो जितना बेसिक का आंसर है उतना ही लिख देंगे। ये जो आंसर निकला है ना, एमसीक्यू में काम आ सकता है, इसको कहते हैं अच्छा ये एंटी डाइल्यूटेड है और यंगर डाइल्यूटेड तो ये एंटी है, ये इसको एंटी डाइल्यूटेड कहते हैं अगर आंसर बेसिक से ज्यादा आ गया तो। चलें कल और प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस तो चले और आएगी, बाकी आगे पढ़ेंगे फिर कल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।